हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, हम जो है बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल की जो है रेगुलर क्लासेस चला रहे हैं। पिछले 1 महीने से आपको क्लासेस मिल रही है। तो आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज के इस यूट्यूब चैनल पे डेली 4 बजे से 7 बजे तक लाइव क्लासेस आपको मिलती है। आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की अलग वीडियो जो पिछले दिनों में हमने करवाए हैं वो आप देख सकते हो। मेरे साथियों, आपके सपोर्ट की बदौलत ही हम एम्स, RUHS, KGMU और BHU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके हेल्प का काम कर रहे हैं, उनको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। साथ ही साथ जो बच्चे लेब असिस्टेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे अभी 11th और 12th NCERT पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगाज करते हैं मेरे दोस्तों। अब एक नया टॉपिक मैंने शुरू करवाया है जिसका इंट्रोडक्शन इससे पहले वाली क्लास में मैंने बता दिया था और आज उसे आगे लेके चलेंगे। तो इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा है एक बार आप देख लीजिएगा। हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट, यानी पादपों में श्वसन। मेरे दोस्तों, जब भी बात रेस्पिरेशन की आती है, जब भी बात श्वसन की आती है, तो आप इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि श्वसन में हमेशा हम जो है बाहर के वातावरण से कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, O2 को, और उस ऑक्सीजन को, मैं मानव की बात कर रहा हूं, उस ऑक्सीजन को हम ब्लड के द्वारा कहां भेजते हैं, उसे ब्लड के द्वारा हमारे कोशिका में भेजते हैं, और वो ऑक्सीजन हमारे कोशिका में पहुंच करके ग्लूकोज के अणु का ब्रेकडाउन करता है और जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। मेरे साथियों, इसी प्रकार से पौधों में भी श्वसन चलता है। पौधे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को अपघटित करते हैं और एनर्जी बनाते हैं। तो आखिर पादपों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस प्रकार से ग्लूकोज ऑक्सीकृत होता है और किस प्रकार से एनर्जी बनती है उसकी हम यहां बात करेंगे। तो मेरे साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस चैनल से जुड़िएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मेरे साथियों, ये आपका अपना YouTube चैनल है जहां आपको हमेशा निःशुल्क क्लासें मिलती है। मेरे दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जाएगा रेस्पिरेशन किस प्रकार की प्रोसेस है, तो याद रखना रेस्पिरेशन एक केटाबोलिक प्रोसेस है। केटाबोलिक प्रोसेस का मतलब यह होता है मेरे साथियों, जब भी हमारे पास कोई बड़ा अणु होता है और उस अणु को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसका ब्रेकडाउन करवाते हैं तो इस प्रोसेस को हम केटाबोलिज्म बोलते हैं। एनाबोलिज्म इसका उल्टा है। एनाबोलिज्म में ये छोटे छोटे अणु जोड़ करके एक बड़ा यौगिक बनाते हैं। तो श्वसन में हम तोड़ रहे हैं कि चीजों को जोड़ रहे हैं, तोड़ ही तो रहे हो, अपघटन कर रहे हो, लाइसिस करवा रहे हो। तो मेरे दोस्तों, श्वसन किस तरह की प्रोसेस है, तो श्वसन एक केटाबोलिक प्रोसेस है। अब बात बड़ी यह है कि आप जब ग्लूकोज को अपघटित करके एनर्जी बनाना चाह रहे हो तो आखिर ये प्रोसेस चल कहां रहा है। याद रखना, चाहे वो जीव प्लांट है, चाहे हम जंतु है, चाहे कोई और ऑर्गेनिज्म है, अधिकांश यूकैरियोटिक जीवों के अंदर श्वसन की जो प्रोसेस है वो 2 भागों में चलेगी। एक तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में, और इस श्वसन के कुछ कार्य कहां चलेंगे मेरे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना, साइट ऑफ रेस्पिरेशन मेरे दोस्तों, याद रखना, साइट ऑफ रेस्पिरेशन जब आपसे पूछे तो रेस्पिरेशन की कुल कितनी साइट हो गई, 2। कुछ काम कहां चलेगा, साइटोप्लाज्म में, और कुछ काम कहां चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मेरे दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि भाई श्वसन में ग्लूकोज O2 की उपस्थिति में या O2 की अनुपस्थिति में टूटेगा, और इसके आधार पर रेस्पिरेशन को 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों। एक रेस्पिरेशन होता है एरोबिक, ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस करवा दिया था, और दूसरा रेस्पिरेशन होता है एनएरोबिक। मेरे दोस्तों, जब एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन, और एनएरोबिक को हम क्या कहते हैं,
अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में हमेशा याद रखना मेरे साथियों, ऑक्सी श्वसन में जो ग्लूकोज का अणु है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन होगा, और जब अनॉक्सी श्वसन की बात आएगी तो यहाँ हम ग्लूकोज के अणु को तोड़ेंगे जरूर, बट यहाँ ऑक्सीजन काम में नहीं लेते। याद रखना मेरे दोस्तों, ऑक्सी श्वसन जो है वो साइटोप्लाज्म और किसमें चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन अनॉक्सी श्वसन की जब बात आएगी तो ये केवल किसमें चलेगा, साइटोप्लाज्म में। याद रख लेना, ये बातें मैं पहले की क्लास में बता चुका हूं, इसलिए वायवीय और अवायवीय श्वसन में मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, अब बड़ी बात यही है कि रेस्पिरेशन के चरण कितने हैं, किस तरह से एक सेल के अंदर, किस प्रकार से एक कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया मेरे साथियों 3 चरणों में चलती है। कितने चरणों में चलेगी मेरे दोस्तों, 3 चरणों में। मैं इसके मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, मैं इसके क्रिया विधि की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, और रेस्पिरेशन की पूरी क्रिया, रेस्पिरेशन का पूरा कार्य 3 महत्वपूर्ण स्टेप में चलेगा। वैसे तो देखें बड़े तौर पर तो इसके 4 स्टेप भी हैं, आप ये भी कह सकते हो, लेकिन मेरे दोस्तों सुनिएगा, सबसे पहला जो स्टेप है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस। याद रखना, श्वसन का सबसे पहला स्टेप है आपका ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा जो रेस्पिरेशन का स्टेप है मेरे साथियों, उस स्टेप को क्या कहते हैं, तो श्वसन के दूसरे स्टेप को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन, यानी योजक अभिक्रिया। तो दूसरा हो गया योजक अभिक्रिया, और इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, लिंक रिएक्शन। और श्वसन का तीसरा जो स्टेप है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है क्रेब्स चक्र। याद रखना, इसे क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है मेरे दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्रेब्स साइकिल। इसके बाद में रेस्पिरेशन का चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है मेरे साथियों, उसे बोला जाता है ईटीएस। ईटीएस जिसे आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। याद रख लेना मेरे दोस्तों, तो रेस्पिरेशन के जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, उसके ये 3 स्टेप है। इन 3 स्टेप में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे ही ब्रेकडाउन हो जाएगा, इस चौथे स्टेप के अंदर मेरे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स और जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है उनके बीच उसे गति करवाएंगे, प्रोटॉन को गति करवाएंगे। ये सारा प्रोसेस आगे समझेंगे, फिलहाल इन स्टेप को याद रखना। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, इसके बाद लिंक रिएक्शन, इसके बाद क्रेब्स साइकिल, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। अब सुनिए मेरे दोस्तों, एक बात को ध्यान से सुनना, एक एक करके पहले इन चारों के बारे में संक्षेप में जान लीजिएगा कि आखिर ये चारों प्रोसेस है क्या, और फिर प्रत्येक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मेरे दोस्तों, हमारी कोशिका को ग्लूकोज तोड़ करके एनर्जी बनानी है, और यही एनर्जी हम शरीर के अलग अलग कार्य में उपयोग में लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज ऊर्जा कब देगा, जब वहां ऑक्सीजन आएगी और उसका ब्रेकडाउन करेगी। तो इस बात को याद रखें कि एक सजीव श्वसन क्यों करेगा, जीवित रहने के लिए, यह आंसर नहीं है। एक जीव श्वसन इस वजह से करता है ताकि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो सके और एनर्जी बनाई जा सके। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है आपका ग्लाइकोलाइसिस। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे मुख्य स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। पहले मैं चारों के बारे में नॉर्मल डिटेल बताने वाला हूं, और फिर इसे आगे समझेंगे। मेरे दोस्तों, जब भी बात ग्लाइकोलाइसिस की आती है तो यहां ग्लाइको शब्द का मतलब पहले समझो आप। ग्लाइको
और दूसरा है लाइसिस। एक अनुरोध आपसे जरूर करूंगा, यदि ये डिटेल आपको यूजफुल लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना मेरे दोस्तों। आप ही की बदौलत ये क्लास चल रही है, आपकी सपोर्ट की बदौलत ये क्लास चल रही है, जिसमें हम बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चों को बिल्कुल फ्री में कोचिंग करवा रहे हैं। ग्लाइको शब्द का मतलब होता है ग्लूकोज, और मेरे दोस्तों लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। याद रख लेना, ग्लाइकोलाइसिस में किसका ब्रेकडाउन होगा? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस में किसका ब्रेकडाउन होगा? ग्लूकोज का। अब अगला पॉइंट ये है कि सर ग्लूकोज का तो ब्रेकडाउन होगा, लेकिन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा किस में, है कि नहीं? तो देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, C6H12O6। तो ये दोस्तों एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, और यहां पे जो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे वो कितने कितने कार्बन वाले होंगे मेरे दोस्तों? 3 कार्बन वाले। और 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है आपको मालूम होगा, प्रकाश संश्लेषण में आपने पढ़ा था। जब मैलिक अम्ल, याद करो C4 चक्र पढ़ाया था मैंने, जहां मैंने पढ़ाया था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड टूटता है मैलिक अम्ल में, जिसमें कार्बन 4 थे। मैलिक अम्ल से जब CO2 निकल जाती है तो पीछे क्या बचता है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चैट बॉक्स में सभी के द्वारा थम्स अप का साइन आना चाहिए मेरे दोस्तों, जल्दी कीजिएगा अगर आपको मालूम है। अगर आपको मालूम है कि ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, इस 3 कार्बन वाले अणु को क्या बोलते हैं? शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाइरुविक अम्ल। क्या नाम होगा उसका? पाइरुविक अम्ल। मेरे साथियों, पाइरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, तो इसलिए 3 कार्बन वाले कितने अणु बनेंगे? 2 बनेंगे, याद रख लेना। अब मैं बात करना चाहूंगा यहां पर, तो इसलिए ये पाइरुविक अम्ल बना है, ठीक है, अर्थात C3, याद रखना, H4O3, ठीक है, ये है आपका पाइरुविक एसिड। अब यहां पर आप यह भी पूछोगे कि सर ग्लाइकोलाइसिस चल कहां रहा है? भाई सीधी सी बात है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आखिर कहां चलता है? तो बात ये याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा। कहां चलेगा? साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां चलेगी? साइटोप्लाज्म में चलेगी, कोशिका द्रव्य में चलेगी। तो क्या इस ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में O2 का यूज होगा कि नहीं होगा? याद रखना, या O2 का यूज नहीं होता, O2 का उपयोग नहीं होता, याद रखना मेरे दोस्तों। इसके बाद में तो आप कहोगे सर आप तो पहले बता रहे थे कि श्वसन के अंदर तो O2 की उपस्थिति में ही ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तब जाकर के 36 या 38 ATP बनते हैं, तब यहां तो O2 यूज ही नहीं हो रही। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, श्वसन का ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां एटीपी यूज में, सॉरी, जहां ऑक्सीजन यूज में नहीं आती, तो O2 कहां काम में ली जाती है मेरे दोस्तों? O2 काम में आती है क्रेब्स चक्र में। याद रख लेना, श्वसन का वह कौन सा साइकिल है जहां O2 उपयोग में आएगी? तो याद रखना, O2 का उपयोग होगा क्रेब्स साइकिल में। समझ रहे हो बात को? और क्रेब्स साइकिल में भी कब? जब मेरे दोस्तों ETS चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। वास्तव में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम चलता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, तो उस दरमियान, ठीक है, ये चीजें होती है। क्रेब्स साइकिल के साथ साथ जो भी घटक बनते हैं, फिर ETS के दौरान उन्हें एनर्जी में तोड़ा जाता है, और उस समय O2 यूज में आती है। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि ऑक्सीजन का यूज माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्या? जी हां, O2 का यूज साइटोप्लाज्म में नहीं होता, याद रख लेना। अब देखो, तो मैं एक यहां पे नाम लिखना चाहता हूं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्या आप बता दोगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किस को बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा कि रेस्पिरेशन में होगा? जरा बताइए देखें। तो यहां O2 का यूज नहीं होगा। अब सुनिएगा नेक्स्ट प्रोसेस, तो क्या यहां एनर्जी बनेगी क्या? जी हां, यहां फॉस्फोराइलेशन होता है, याद रखना फॉस्फोराइलेशन होगा, याद रखना मेरे दोस्तों। यहां एटीपी बनेगी। अब कितनी बनेगी वो मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। अब इस ग्लाइकोलाइसिस के लिए एक नाम यूज में लिया जाता है और वो है EMP। याद रखना ग्लाइकोलाइसिस को मेरे दोस्तों EMP पाथवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? EMP पाथवे। अब आप कहोगे सर इसका नाम EMP पाथवे क्यों रखा? तो देखिएगा, आप ही के जैसे युवा 3 वैज्ञानिक थे और उन वैज्ञानिकों ने मेरे दोस्तों इस चक्र का पता लगाया था। इस वजह से उन वैज्ञानिकों के नाम पे ये नाम रखा EMP पाथवे, जहां E का मतलब है एम्बेडेन। याद रखना E का मतलब तो क्या है मेरे दोस्तों? एम्बेडेन। M का मतलब है मेयर हॉफ। M का मतलब क्या है? मेयर हॉफ। और मेरे दोस्तों P का मतलब है पारनास। P से क्या यहां पर? पारनास, पारसनास नहीं मेरे दोस्तों, पारनास। तो कितने साइंटिस्ट? 3 साइंटिस्ट। कौन से 3? एम्बेडेन, मेयर हॉफ, पारनास। इन 3 वैज्ञानिकों के नाम पे ग्लाइकोलाइसिस का नाम क्या रख दिया हमने? EMP पाथवे। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि ग्लूकोज क्या एक अणु पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूटता है तो उस चक्र को क्या कहते हैं? ग्लूकोज का एक अणु पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदलता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस कहां संपन्न हुआ? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट मेरे दोस्तों याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 रिएक्शन है। याद रखना, तो इसमें टोटल कितनी अभिक्रिया है मेरे दोस्तों? तो ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं, कितनी जैव रासायनिक अभिक्रिया है मेरे दोस्तों? तो यहां 10 बायोकेमिकल रिएक्शन है, 10 जैव रासायनिक क्या है मेरे दोस्तों? अभिक्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो बताइएगा ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड ETS में से वह कौन सा साइकिल है जिनमें 10 बायोकेमिकल रिएक्शन है मेरे दोस्तों? तो यहाँ पे 10 रिएक्शन किसमें है? ग्लाइकोलाइसिस में। और एक बात याद रखना, इनमें से कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल है और कुछ इनरिवर्सिबल है। तो अब आप कहोगे कि कितनी अभिक्रिया रिवर्सिबल है, कितनी अभिक्रिया तो है उत्क्रमणीय। रिवर्सिबल का मतलब जो रिवर्स चलेगी, और कितनी अभिक्रिया है जो अनुत्क्रमणीय है मेरे दोस्तों? इसका मतलब है इररिवर्सिबल। याद रखना, तो कितनी है जो इररिवर्स चलेगी और कितनी है जो रिवर्स चलेगी? चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए देखें कितनी रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है और कितनी इररिवर्सिबल है। जरा बताइएगा कितनी रिएक्शन है जो रिवर्स चलती है, कितनी इररिवर्स चलती है? तो जल्दी बताइए, शाबाश, वेरी गुड। कौन से वो स्टूडेंट हैं जो जवाब देते हैं ये पता चलेगा। साथ ही साथ आपसे निवेदन करूंगा, विजय एजुकेशन एंड न्यूज के द्वारा आपको जितनी भी जानकारी दी जाती है मेरे दोस्तों वो एक से बढ़कर एक है। मैं मेरा यहाँ पे 100% दे रहा हूं, आप भी अपना 100% दोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। चाहे आप 11th में हैं, 12th में हैं, लेब असिस्टेंस की तैयारी कर रहे हैं, BSc नर्सिंग की कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो जरूर पढ़िएगा। लेकिन ये बैच फिलहाल हमारे एम्स और RUHH, इसके अलावा BHU और KGMU के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल BSc नर्सिंग बैच चला रहा हूं मैं, स्पेशल पैरामेडिकल बैच चला रहा हूं मैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कितनी है उत्क्रमणीय? तो टोटल 7 रिएक्शन उत्क्रमणीय है मेरे दोस्तों, और टोटल 3 रिएक्शन जो है वो अनुत्क्रमणीय है।
अब एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, कभी भूलना मत मेरे दोस्तों, याद रखना। तो यहाँ पे अधिकांश अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, कितनी अभिक्रिया को छोड़ करके, 3 अभिक्रिया को छोड़ करके। तो वो कौन सी 3 अभिक्रिया है जो इरिवर्सिबल है, वो कौन सी 3 अभिक्रिया है जो अनुत्क्रमणीय है? मेरे दोस्तों याद रखना, कौन सी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में एक है मेरे दोस्तों फर्स्ट रिएक्शन, इसके अलावा थर्ड रिएक्शन, और इसके अलावा मेरे दोस्तों 10th रिएक्शन। तो टोटल कौन सी 3 रिएक्शन है जो इरिवर्सिबल है? तो एक तो कौन सी रिएक्शन पहली, फिर दूसरी कौन सी रिएक्शन मेरे दोस्तों तीसरी, इसके अलावा कौन सी रिएक्शन मेरे दोस्तों 10वीं। ये तीनों की तीनों अभिक्रिया विपरीत दिशा में नहीं चलती, केवल एक ही दिशा में चलती है। इनके अंदर अभिकारक उत्पाद में बदलता है, लेकिन उत्पाद वापिस अभिकारक में चेंज नहीं होता। अब सुनिएगा, अब इस ग्लाइकोलाइसिस का नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट आप मेरे से जरूर पूछोगे कि भाई ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें कुल कितनी एटीपी बनेगी और कितनी NADPH2 बनेगी, ठीक है, और कितनी खर्च होगी? पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो दोस्तों, यहां पर आपको एटीपी का लाभ पहले बता रहा हूं, आपको 2 तो एटीपी का लाभ होगा और 2 ही NADH2 का लाभ होगा। तो एटीपी का लाभ कितना 2 और NADH2 का लाभ भी कितना मेरे दोस्तों 2। तो 2 तो आपको क्या प्राप्त हो गई एटीपी, 2 ही क्या प्राप्त हो गई NADH2। मेरे दोस्तों ये आपको प्रॉफिट बता रहा हूं, वैसे बनी ज्यादा है, समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं फिर से कह रहा हूं, आपको एटीपी ज्यादा प्राप्त हुई है इस रिएक्शन में, लेकिन जो जितनी एटीपी प्राप्त हुई उसमें से कुछ खर्च हो गई पीछे। अंततः जब अभिक्रिया पूरी हुई तो आपको शुद्ध लाभ क्या हुआ देखो। तो एटीपी का शुद्ध लाभ तो कितना है 2 एटीपी, NADH2 का शुद्ध लाभ कितना है 2 NADH2। अब एक बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, सामान्यतः एक NADH2, याद रखना, एक NADH2 का कितने एटीपी में बदलाव होता है, रूपांतरण होता है? याद रखना, एक NADH2 बराबर होता है कितने एटीपी मेरे दोस्तों 3 एटीपी। कितने एटीपी 3 एटीपी। एक NADH2 के बराबर होती है 3 एटीपी, तो 2 NADH2 है यहां पर। तो बता दो कितनी एटीपी हो गई 6 एटीपी। कितनी एटीपी हो गई मेरे दोस्तों 6 एटीपी। तो 6 तो बन गई एटीपी किसके द्वारा NADH2 के द्वारा, और 2 डायरेक्ट एटीपी मुद्रा में प्राप्त हुई थी। तो आप ही मुझे बताइए, जब पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या निकल के आएगा बताओ देखें। तो आपका कैलकुलेशन निकल के आएगा 8 एटीपी। कितनी 8 एटीपी। मेरी बात क्या आपके समझ में आ रही है क्या? अब सुनिए मेरे दोस्तों, अब आप मेरे से पूछोगे कि सर कितनी एटीपी खर्च हुई यहां पर। तो मेरे दोस्तों यहां जो खर्च एटीपी है वो ऊपर लिख रहा हूं। यहां आपकी जो एटीपी खर्च हुई है वो हुई है 2 एटीपी। यहां आपकी कितनी एटीपी खर्च हुई है 2 एटीपी। याद रखना, कुल कितनी बनी अगर ये पूछ ले तो कुल निर्माण कितना हुआ है। तो अगर इन सभी को जोड़ूं तो कुल एटीपी आपकी बनी है 10 एटीपी। कितने एटीपी 10। 10 में से 2 खर्च हो गई, पीछे कितनी बची 8 एटीपी। 8 एटीपी में से याद रखना 2 तो डायरेक्ट क्या प्राप्त हुई एटीपी, और 2 ही क्या प्राप्त हुई NADH2। और NADH2 2 NADH2 को आपने कितनी एटीपी माना है? तो 2 NADH2 को हमने 6 एटीपी मान रखा है। तो 6 एटीपी तो आपको 2 NADH2 से मिल गई, 2 एटीपी डायरेक्ट मिल गई। कुल कितनी मिल गई 8। कुल बनी कितनी थी 10। 2 क्या हो गई खर्च, पीछे कितनी बची 8। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा बोल रहा हूं, कुल प्राप्त कितनी हुई 10, खर्च कितनी हुई 2, पीछे कितनी बची 8। 8 जो एटीपी है इनमें से वास्तविक एटीपी मुद्रा में कितनी है 2 एटीपी मुद्रा में, और बाकी 2
NaDH2 मुद्रा में, और NaDH2 को जब आगे हम बदलते हैं ATS में ले जा करके, तो एक NaDH2 से आपको कितनी एटीपी मिलती? 3, तो उनको 6 एटीपी मान लिया हमने, बराबर बात है। अब सुनो, याद रखना मेरे दोस्तों, कभी भूलना मत, मैं बहुत ही बड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपके एटीपी, जिसमें आपके ऑक्सीजन काम में नहीं आ रही, फिर भी ऊर्जा तो बन रही है। ऊर्जा कितनी बनी, आपको कितना शुद्ध लाभ हुआ? अगर आपसे शुद्ध लाभ पूछे तो याद रखना, शुद्ध लाभ में एटीपी लाभ पूछे तो क्या लिखोगे? एटीपी के रूप में शुद्ध लाभ कितना हुआ तो कितनी लिखोगे? तो लिखना 2 एटीपी। NaDH2 के रूप में शुद्ध लाभ पूछे तो कितना? 2 NaDH2, और पूरे को कैलकुलेट कर लो तो कितना शुद्ध लाभ? 8 एटीपी। याद रख लोगे कितनी एटीपी खर्च हुई? 2। ये बात अगर समझ में आई है तो तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा मेरे साथियों। इसमें से एक प्रश्न आपका 100% पूछा जाएगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ये डिटेल आपको मेरे दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूं हमेशा इसी तरह से यहां मिलती रहेगी और जल्द से जल्द सिलेबस कराए जाएंगे। बायो के सबसे टफ से टफ सिलेबस करवा रहा हूं मैं। सबसे जो बच्चों को समझने में जिन टॉपिक को दिक्कत आती है वो टॉपिक सरल शब्दों में करवा रहा हूं मेरे दोस्तों। अब आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैंने गेंद आपके पाले में डाल दी है, आपका सपोर्ट कितना मिलता है वही निर्धारित करेगा कि आगे हमें टॉपिक किस तरह से तैयार करने हैं, कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े क्या? मिटा रहा हूं अगर आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मेरे दोस्तों। चलो, और सभी बच्चे डेली के डेली में एक निवेदन आपसे हमेशा करता हूं, आप सभी स्टेटस जरूर डालो। ये लिंक अपने व्हाट्सएप पर डाला करो। इतना निवेदन करता हूं, इतना सपोर्ट मैं आपसे हमेशा ही मांगता रहूंगा। ये मैं और मेरा हाथ मांग रहा हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग रहा। अगर आपको मेरे दोस्तों हमारी टीम से कोई भी सहायता चाहिए तो नीचे जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं व्हाट्सएप के, उसके ऊपर आप जो है मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों हमारी टीम ने मॉडल पेपर तैयार किए हैं जिसकी नीचे आपको लिंक मिलेगी। इंस्टा मोजो साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी मंगवा सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की 10 की 10 अभिक्रिया मैं आपको अब समझा रहा हूं। सभी बच्चे अब ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है मेरे दोस्तों। और जिस स्टूडेंट को ग्लाइकोलाइसिस का चक्र बनाना आ गया उसके लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी इस अभिक्रिया से रिलेटेड। सुनना मेरे दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप आपको बता रहा हूं। और ग्लाइकोलाइसिस से आपको क्या प्राप्त हुआ तो मैंने अभी बता दिया। ग्लाइकोलाइसिस से हमें क्या प्राप्त होगा? पाइरुविक अम्ल। और मेरे दोस्तों ये जो पाइरुविक अम्ल है ये फिर कौन सी अभिक्रिया के द्वारा? योजक अभिक्रिया के द्वारा किस में जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाएगा, जहां क्रेब्स चक्र चलेगा। क्रेब्स चक्र चलने के बाद में जो भी आपको एटीपी, NaDH2, FAD, GTP, जितनी भी ऊर्जा की मुद्राएं प्राप्त होगी वो सभी ऊर्जा की मुद्राएं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के द्वारा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें दिख रही है आपको, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी और ये एक ऐसा स्टेप है जो आपका कोशिका द्रव्य में चल रहा है, याद रखना। तो देखो मेरे दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपके पास सबसे पहले क्या है? तो हमारे पास में सबसे पहले है ग्लूकोज। और कितने कार्बन वाला ग्लूकोज है मेरे दोस्तों? तो कार्बन है कितने? 6। और अणु कितना है इसका? 1। कितना अणु है? 1। ठीक है, तो ये आपका है ग्लूकोज। यहां एक ट्रिक याद रखो मेरे दोस्तों, क्या याद रखना? ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, इतना याद रख लो पहले। तो ग्लूकोज, फिर क्या लिखना? ग्लूकोज, याद रखो आप हमेशा, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ये पहले आप लिख दो। ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, इतना पहले लिख दो आप। लिख दिया क्या? तो देखो ये आपका क्या है? ग्लूकोज। सबसे पहली अभिक्रिया में आपका ये जो ग्लूकोज है ये मेरे दोस्तों किस में बदलेगा? ग्लूकोज बदलेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस में मेरे दोस्तों?
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा। ये आपका ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। बताइए ये रिएक्शन कैसी है, क्या दोनों दिशा में चलती है, क्या नहीं। पहली अभिक्रिया इर्रिवर्सिबल है, तीसरी इर्रिवर्सिबल है और 10th अभिक्रिया भी इर्रिवर्सिबल है, याद रखना मेरे दोस्तों। अब इसके बाद में ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट होगा मेरे दोस्तों, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, याद रखना। तो देखो ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है मेरे दोस्तों फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्या, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। बताइए ये 4 अभिक्रिया आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। देखो बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले ग्लूकोज के पास ग्लूकोज कितना अणु है, 1। फ्रक्टोज का भी कितना अणु है, 1 अणु। क्यों कह रहा हूं इन सभी को, तो मेरे दोस्तों जो सूत्र ग्लूकोज का वही सूत्र फ्रक्टोज का। तो मेरे दोस्तों सूत्र बदल रहे हैं क्या, नहीं बदल रहे। तो आप ही मुझे बताओ ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या है, समावयवी है। तो मेरे दोस्तों याद रखना यहां ग्लूकोज के 6ठे कार्बन पर क्या जोड़ दिया आपने, फास्फोरस। यहां ग्लूकोज की संरचना किस में कन्वर्ट हुई, फ्रक्टोज में, और हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर इसके साथ और एटीपी के द्वारा एक फॉस्फेट बढ़ा दिया, हो गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। याद क्या रखना, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज, मतलब क्या, पहली अभिक्रिया में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। बात क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है मेरे दोस्तों। बताओ कहां कहां पे फास्फोरस जुड़ रहा है, एक इस रिएक्शन में और एक इस रिएक्शन में। जहां पर फॉस्फेट जुड़ेगा वहां एटीपी खर्च होगी, याद रख लेना। तो मेरे दोस्तों यहां पर हमारी एटीपी खर्च हो रही है, यहां एटीपी किस में टूट रही है, एडीपी में। तो एडिनिन ट्राइफॉस्फेट से डाई बन रहा है, तो एक फॉस्फेट यहां चला गया अपना, ठीक है। तो एक एटीपी यहां खर्च हो गया। इसी तरह से एक एटीपी यहां पर भी खर्च होगा। एटीपी किस में टूटेगा, एडीपी में। कार्बन इसमें भी कितने हैं, 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 अणु, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ 4 अभिक्रियाओं में, ठीक है। अब मेरे दोस्तों यहां पर पहली के अलावा जो दूसरी रिएक्शन है ये दोनों ही दिशा में चल सकती है, याद रखना। पहली अभिक्रिया फिर ये दूसरी, तीसरी केवल एक ही दिशा में चलती है। अब इसके बाद में मेरे दोस्तों याद रखना ये आपकी चौथी रिएक्शन है। चौथी रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ क्लीवेज होगा। क्लीवेज का मतलब है विदलन, विदलन का मतलब है टूटना। पहली बार फ्रक्टोज किस में टूटेगा, 3-3 कार्बन वाले 2 भागों में। तो देखिए ये फ्रक्टोज किस में बदलेगा मेरे साथियों, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन का पद है, ठीक है। ये पहली अभिक्रिया, ये दूसरी अभिक्रिया, ये तीसरी अभिक्रिया और ये चौथी अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया में क्या होगा, ध्यान से सुनना। यहां बनेगा मेरे दोस्तों एक 3 कार्बन वाला अणु बनेगा, उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। और एक यहां बनेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये 2 घटक बनेंगे। कार्बन इसमें भी 3 है, कार्बन इसमें भी 3 है, ठीक है। 3 और 3 कितने कार्बन हो गए, 6। तो फ्रक्टोज कितने कार्बन वाला था, 6 कार्बन वाला। मेरे दोस्तों याद रखना फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 1 अणु और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 1 अणु। तो कुल ये 2 अणु आपके पास में प्राप्त हुए 3-3 कार्बन के। लेकिन ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट थोड़ी देर के बाद में किस में कन्वर्ट हो गया मेरे दोस्तों, तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी थोड़ी देर बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। तो एक तो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का पहले से ही अणु बना था और थोड़ी देर बाद में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। तो मेरे दोस्तों फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इसे 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बोलते हैं।
तो इस तरह से इसके कितने अणु बन गए मेरे दोस्तों? 2 अणु बन गए। कार्बन कितने इसके पास में? 3। अब मेरे दोस्तों याद रखना, जब मैं बात करता हूं 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड की, तो हमेशा याद रखना यहां पर तो यहां पे बात हम कर रहे हैं किसकी? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का जो ये अणु है, ये मेरे दोस्तों आगे कन्वर्ट किस में होगा? देखिएगा, ये कन्वर्ट होगा 1,3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। किस में कन्वर्ट होगा? 1,3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। मेरे को एक बात याद रख के बताना मेरे दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है? तो यहां पर फास्फोरस की वृद्धि हो रही है, फास्फोरस की बढ़ोतरी हो रही है, इस बात को आप नहीं भूलें। लेकिन यहां जो फास्फोरस बढ़ेगा वो बढ़ेगा फास्फोरिक अम्ल के जुड़ने से। तो यहां क्या जुड़ेगा? फास्फोरिक अम्ल। अब मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन पर चलते हैं। और इस अगली रिएक्शन की जब भी मैं बात करूंगा, तो याद रखना मेरे दोस्तों, इस रिएक्शन की जब भी मैं बात करूंगा तो ऐसी परिस्थिति में एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहां पर NaDH2 का क्या होगा? निर्माण। ठीक है, अब देखिएगा, तो यहां पर 1,3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना। अब यहां पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस वाली एक रिएक्शन याद रखो। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो मेरे दोस्तों फोटो रिएक्शन का यहां पे फोटोसिंथेसिस का यहां उल्टा सिस्टम चल रहा है। कैसे? देखो, C3 चक्र में मैंने आपको बताया था कि RuBp के साथ जब CO2 जुड़ती है तो सबसे पहला उत्पाद बनता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। याद करो आप। और फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से बना था फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। याद करो आप, यहां उल्टा हो रहा है, यहां फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन रहा है। देखो आप कैसे बन रहा है, तो ये 1,3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है। अब इससे बनेगा 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो यहां बन गया 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो मेरे दोस्तों 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से बना है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। मेरे दोस्तों याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में जब फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल को फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में तोड़ रहे थे तो आप यहां NaDPH2 खर्च कर रहे थे और यहां आपके NaDH2 बनेगी। याद रखना, यहां हाइड्रोजन निकलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में यहां आपकी NAD किस में कन्वर्ट होगी? NaDH2 में। अणु इसके कितने मेरे दोस्तों? 2 अणु हैं। तो कितने NaDH2 बनेंगे आपके? 2। याद रखना, मैं फिर से कहना चाहता हूं, फ्रक्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज। तो देखो, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज जो कि 6 कार्बन वाला है टूट गया, तो 3-3 कार्बन के 2 अणु बने, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक क्या बना मेरे दोस्तों? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब मेरे दोस्तों ये जो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का एक अणु बना था, इधर से ये भी फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल गया, जिससे इसके कुल कितने अणु हो गए? 2। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, इसके साथ एक फॉस्फोरस और जोड़ दिया तो बन गया 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब इस 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ने अपने अंदर का हाइड्रोजन निकाल दिया। हाइड्रोजन निकाल दिया मतलब एक तरह से इसका ऑक्सीकरण हो गया। इसका ऑक्सीकरण किस में हुआ? तो इसका ऑक्सीकरण हुआ ग्लिसरिक अम्ल में। तो जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा था तो इसके हाइड्रोजन को किसने लिया? NAD ने। और वो किस में बदल गई? NaDH2 में। अब देखो मेरे दोस्तों, अब जो ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है, ये आगे किस में बदलेगा? ये बदलेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। तो अब आप मेरे से कहोगे सर या तो 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है या 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है, इसका मतलब एक फॉस्फोरस निकला, और फॉस्फोरस जब भी निकलेगा तो उस फॉस्फोरस को कौन लेगा? ADP। ADP लेकर के क्या बना देगी? ATP। अणु कितने इसके? 2। तो ADP भी कितने चाहिए? 2। और ATP भी कितने बनेंगे? 2। तो यहां 2 ATP बन गए। अब देखना सेकेंड लास्ट रिएक्शन, अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बदलेगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। किसमें? 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। मेरे दोस्तों यहां तो केवल फॉस्फोरस की लोकेशन चेंज हुई है, यहां कोई ATP NaDH2 नहीं बदलेगा।
अब मेरे दोस्तों याद रखना, ये जो 2-फॉस्फोगिल्सरिक अम्ल है, मैं इस रिएक्शन को नीचे जगह कम है इसलिए इधर लिख रहा हूं। ये जो 2-फॉस्फोगिल्सरिक अम्ल है ये बदलेगा मेरे दोस्तों फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। किस में बदलेगा? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। और मेरे दोस्तों ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है ये इस फॉस्फोरस का त्याग कर देगा। तो इस फॉस्फोरस को लेने के लिए यहां पर भी कौन आएगा? एडीपी, और क्या बना देगा? एटीपी। अणु कितने इसके? 2। तो एटीपी भी कितने बनेंगे? 2। और एडीपी भी कितने आएंगे? 2। और सबसे लास्ट में आपके क्या बन जाएगा? पीए का मतलब पाइरुविक अम्ल। और पाइरुविक अम्ल में कार्बन कितने हैं? 3। और अणु इसके अब कितने हैं? 2। तो मेरे दोस्तों ये रिएक्शन है आपकी, और ये रिएक्शन कौन से वाली है मेरे दोस्तों? तो ये आपकी रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की। याद रख लेना, ये ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन है, याद रखना, भूलना नहीं। मैं इनके ऊपर रिएक्शन के नंबर भी डाल दूं। ये चौथी रिएक्शन, फिर ये 5वीं, ये 6ठी, ये 7वीं, ये 8वीं, ये 9वीं और ये 10वीं। याद रखना मेरे दोस्तों, 10वीं जो अभिक्रिया है वो इर्रिवर्सिबल है। और कौन सी? पहली रिएक्शन इर्रिवर्सिबल है, और एक तीसरी। बाकी सभी की सभी अभिक्रिया दोनों डायरेक्शन में चलती है। याद रखना, बाकी ये सब की सब अभिक्रिया दोनों डायरेक्शन में चलती है। याद रखना, भूलना नहीं है आपको। तो मेरे दोस्तों इस पूरे के पूरे चरण को एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर बना फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। जब 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज टूटा तो एक 3 कार्बन वाला अणु बना जिसका नाम है क्या? 3PgAl। और इसके बाद एक बना डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। थोड़ी देर बाद में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी किस में बदल गया? फॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड में। तो कुल मिला के फॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड के कितने अणु बन गए? 2। अब ये जो 3-फॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड है इसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ा तो बन गया 1,3 डाइफॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड। अब ये गिल्सरैल्डिहाइड गिल्सरिक अम्ल में बदलेगा। जब मेरे दोस्तों एल्डिहाइड अम्ल में बदलता है तो वो हाइड्रोजन को त्यागता है, और हाइड्रोजन को लेने के लिए कौन आए? 2 NAD आए। तो क्या बन गए? 2 NADH2 बने। और यही 2 NADH2 हमारे को आगे चल करके कितने ATP देंगे? 6 ATP देंगे। फिर मेरे दोस्तों ये जो 1,3 डाइफॉस्फोगिल्सरिक अम्ल है इसने अपना एक फॉस्फोरस त्याग दिया, और उस एक फॉस्फोरस को लेने के लिए कितने ADP आए? 2। तो 2 ATP बन गए। फिर इसके बाद में ये जो 3-फॉस्फोगिल्सरिक अम्ल है ये 2-फॉस्फोगिल्सरिक अम्ल में बदला, फिर ये फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल में बदला। अंततः इसने भी ये वाला फॉस्फोरस त्याग दिया। इसको लेने के लिए अपने पास में ATP मौजूद है। तो इस तरह से 2 ATP ये बने, 2 ही ये बने। ठीक है, तो कुल मैं कैलकुलेशन यहां पर लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना आपको कितना क्या लाभ होता है ATP का। एक तरफ तो मैं निर्मित ATP लिख रहा हूं, निर्माण कितना हुआ, बनी कितनी। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपके ATP यहां तो ऊपर खर्च हो रही है। सबसे पहले ये ATP बनी है 7वीं अभिक्रिया में, रिएक्शन 7 में लिख रहा हूं। 7वीं रिएक्शन में कितनी ATP बनी? 2 ATP। इसके बाद में मेरे दोस्तों 10वीं रिएक्शन में भी कितनी ATP बनी है? 2 ATP बनी है। तो टोटल ATP की मुद्रा जो बनी है वो कितनी? 4 ATP आपकी बनी है। अब ATP खर्च कितनी हुई देखो, पहली रिएक्शन में कितनी ATP खर्च हुई है? 1। और तीसरी रिएक्शन में भी कितनी खर्च हुई है? 1। तो खर्च ATP कितनी है मेरे दोस्तों? तो 2 ATP आपकी खर्च हुई है। तो पीछे कितनी ATP बच गई मेरे दोस्तों? 2 ATP का आपको शुद्ध लाभ हुआ। तो ATP के रूप में शुद्ध लाभ कितना है? 2। ATP के रूप में शुद्ध लाभ कितना है मेरे दोस्तों? 2। तो यह है शुद्ध लाभ। किसका शुद्ध लाभ? ATP का। इसके अलावा भी कोई ऊर्जा की मुद्रा बनी है क्या? हाँ, क्या बनी है मेरे दोस्तों? 2 NADH2 भी बनी है। तो यह भी लिख देता हूं लाभ के अंदर। और किसका लाभ हुआ? NADH2 का। और कितने NADH2 बने हैं? 2। एक NADH2 का मतलब कितने ATP? 3। तो 2 का मतलब कितने ATP? लगभग 6 ATP। तो 6 ATP इनसे मिलेंगे 2, ये 6 और 2 कितने? 8। कुल मिला के आपको लाभ कितने ATP का होगा? 8 का। ये मेरे दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस चक्र है। एक बार आप बनाना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी कीजिएगा।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। एक बार जाते जाते आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपको बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी या पैरामेडिकल के मॉडल पेपर लेने हैं तो नीचे लिंक डाली हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप ले सकते हो, या नीचे व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करके भी प्राप्त कर सकते हो। 15 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे जिनकी फीस रखी हुई है टोटल 100 रुपए। तो मेरे दोस्तों जल्दी कीजिए। तो ये पूरी अभिक्रिया है, ये पूरी रिएक्शन है, तो बहुत ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा, बाकी अपन लिंक रिएक्शन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। योजक अभिक्रिया अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो क्या था, सबसे पहले था आपके पास ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूट गया किस में, PgAl और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वापस किस में बदल गया, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में यहाँ फॉस्फोरस जुड़ा तो 1,3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, आप इसे पागल भी कह सकते हो, तो 1,3 डाई पागल बना। फिर क्या बना, 1,3 डाई PGA बना। इसके बाद क्या बना, 3 PGA। 3 PGA से क्या बना मेरे दोस्तों, 2 PGA। 2 PGA से क्या बना मेरे दोस्तों, 2 PGA से क्या बना मेरे दोस्तों, तो टेप बना, और इसके बाद में PA बना। याद रख लेना, ये 10वीं रिएक्शन, ये पहली रिएक्शन और ये तीसरी रिएक्शन, ये तीनों अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी ये दोनों दिशा में नहीं चलती। इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज के अणु से फ्रक्टोज के कितने अणु बन, सॉरी पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बन रहे हैं, 2 अणु बन रहे हैं। कहीं पर भी O2 उपयोग में आई क्या, नहीं आई मेरे साथियों। तो ये आज की क्लास थी। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए।